सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था। छिपा था क्या कहाँ, किसने देखा था? उस पल तो अगम अटल जल भी कहाँ था। ऋग्वेद से सृष्टि सृजन की यह श्रुति लगभग 5000 वर्ष पुरानी है। यह श्रुति आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी इसे रचते समय थी। तो आइए आज हम ब्रह्मांड और जीवन पर कुछ बातें करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ब्रह्मांड शब्द का क्या अर्थ है और ब्रह्मांड किसे कहते हैं। ब्रह्मांड का शब्द विन्यास किया जाए तो होगा ब्रह्म धन अंड। ब्रह्म का अर्थ होता है जीव और अंड का अंडा, अर्थात जीव का अंडा। हमारा ब्रह्मांड जीव के अंडे जैसा है। मनुस्मृति आदि के अनुसार अंडाकार भुवन कोश, जिससे पितामह ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। अतः ब्रह्मांड वो है जिसका स्वरूप जीव के अंडे के समान है, जिसकी परिधि एक ठोस तत्व से निर्मित है तथा जिसके अंतरिक्ष क्षेत्र के संपूर्ण ग्रह, उपग्रह, तारे आदि स्थित हैं। इसके अतिरिक्त क्षेत्र को हम जगत, संसार, विश्व, सृष्टि आदि के नाम से जानते हैं। इस प्रकार हम जिस पृथ्वी, आकाश और जिस परिवेश में सांस लेते हैं वह हमारा ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड को अंग्रेजी में यूनिवर्स कहते हैं। ब्रह्मांड यानी संपूर्ण विश्व। ब्रह्मांड के अंतर्गत सभी आकाशीय पिंडों, उल्काओं तथा समस्त सौर परिवार यानी सूर्य, चंद्र, पृथ्वी आदि का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार ब्रह्मांड उस अनंत आकाश को कहते हैं जिसमें अनंत तारे, चंद्रमा एवं अन्य आकाशीय पिंड स्थित हैं। आधुनिक विचारधारा के अनुसार ब्रह्मांड के दो भाग हैं, एक वायुमंडल और दूसरा अंतरिक्ष। वायुमंडल की ऊंचाई 300 से 1000 किलोमीटर मानी जाती है और अंतरिक्ष पृथ्वी के वायुमंडल के बाद का भाग है। पृथ्वी को छोड़ सभी ग्रह, तारे, चंद्रमा व आकाशीय पिंड अंतरिक्ष के अंतर्गत आते हैं। ब्रह्मांड संबंधी विज्ञान को ब्रह्मांडकीय कहते हैं। इसके अंतर्गत ग्रहों व तारों का अध्ययन करते हैं। इनका संबंध ज्यामिति एवं खगोलीय अध्ययन से रहा है। समय के साथ साथ अंतरिक्ष का अध्ययन, ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास की जिज्ञासाएं, तारों की जीवन गाथा, आकाश गंगाओं के रहस्य, धूमकेतुओं की यात्राएं जैसे अनेक जटिल एवं सम्मोहक विषय जुड़ते गए तथा इसे समृद्ध भी बनाते गए। आज ब्रह्मांडकीय का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। अब हम भिन्न भिन्न देशों में हुए ब्रह्मांडकीय अध्ययन की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले प्राचीन काल में ब्रह्मांड का अध्ययन। पहले संसार के सभी देशों में ब्रह्मांड विषयक जानकारी प्रारंभिक स्थिति में थी, जो धीरे धीरे यथार्थ और वैज्ञानिक होती गई। लोग पहले धार्मिक कार्यों, पर्वों और कृषि कर्म के लिए ग्रह नक्षत्रों की स्थिति पर विचार करते थे, किंतु अब भिन्न भिन्न देशों में यह अध्ययन विकसित होता गया। तो देखते हैं ग्रीक में ब्रह्मांड के अध्ययन। ग्रीक में होमर
इलियट, अरस्तु जैसे अध्ययनकर्ताओं ने ग्रह और नक्षत्रों का प्रारंभिक अध्ययन किया। उन्होंने सर्वप्रथम युद्ध, महामारी या अतिवृष्टि के लिए धूमकेतु के उदय को प्रमुख कारण बताया। इसी तारतम्य में यहाँ के निवासी ईश्वरीय सत्ता से ही ग्रह नक्षत्रों का संबंध जोड़ते थे। सबसे पहले यूडैक्सन ने कहा कि पृथ्वी स्थिर है और उसके चारों ओर गोलों की आकृति में ग्रह और तारे घूमते हैं। पर एरिस्टोकर्स ने बताया कि सूर्य केंद्र स्थान में है और पृथ्वी इसकी परिक्रमा करती है। उन्होंने ये भी कहा कि सूर्य की दूरी चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी से 18 गुना अधिक है। हिप्पार्कस ने 1000 तारों की सूची बनाई और इसे तैयार कर नया वर्गीकरण प्रस्तुत किया। उन्होंने न केवल चित्रा की खोज की, अपितु बताया कि सूर्य और चंद्रमा की स्वतंत्र कक्षाएं हैं। अब मिस्र में ब्रह्मांड के अध्ययन। मिस्र के अध्ययनकर्ताओं ने ज्योतिष की गणना और पंचांग की रचना का महत्वपूर्ण कार्य किया। इनकी गणना का आधार चंद्रमास ही रहा। इन्होंने लीप ईयर का भी आविष्कार किया और ध्रुव तारे के आधार पर उत्तर दिशा का निर्धारण किया और इसी से मंदिरों की स्थापना और पिरामिडों का निर्माण भी किया गया। अब चीन में ब्रह्मांड के अध्ययन। चीन में भी ग्रहों का विशेष अध्ययन किया गया। सम्राट हुआंग ती ने एक वेधशाला का निर्माण करवाया था और उसके निष्कर्षों को लिपिबद्ध करके सुरक्षित किया था। यहाँ पर बुध, शुक्र, मंगल, शनि आदि ग्रहों के योग से घटित परिणामों का अनुशीलन भी हुआ। चीन वासियों ने धूमकेतु का प्रक्षेपण भी किया और नक्षत्र विषयक खोजें भी की। अब भारत में ब्रह्मांड के अध्ययन। हमारे यहाँ वेदों में ऋतुओं और नक्षत्रों का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद में 28 नक्षत्र गिनाए गए हैं। पराशर, गौतम और वशिष्ठ ज्योतिष विज्ञानी थे। वामदेव ने बृहस्पति का और वेन ने शुक्र ग्रह का पता लगाया। भारतीय अध्येताओं ने ब्रह्मांड के 3 भाग माने: पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्यौ। पृथ्वी और द्यौ के बीच का भाग अंतरिक्ष है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्र, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि घूम रहे हैं। पृथ्वी गोल है और इसके चारों ओर वायु है। वैदिक ऋषियों ने यह ज्ञान प्राप्त कर लिया था कि चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है। बाद में आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य ने अपने ग्रंथों में ग्रहों की स्थितियों, उनकी गति और परस्पर आकर्षण के सिद्धांतों की गणितीय विवेचना की। गुप्त काल के प्रख्यात खगोल शास्त्री आर्यभट्ट थे। उन्होंने यह मान्यता दी कि पृथ्वी गेंद की तरह गोल है और ग्रहण लगने के कारणों की वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की। उन्होंने ये भी कहा कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, बल्कि अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इसके अतिरिक्त इटली, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड आदि देशों में भी ब्रह्मांड संबंधी व्यापक अध्ययन हुए। केपलर, गैलीलियो और न्यूटन जैसे अध्येताओं ने कई अवधारणाओं और नियमों को सूत्रबद्ध किया। न्यूटन ने सेब के गिरने और धूमकेतुओं के भ्रमण पर आधारित गुरुत्वाकर्षण के नियम को
स्पष्ट किया। तो ये था भिन्न भिन्न देशों में हुए ब्रह्मांडकीय अध्ययन। अब हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर विचार करेंगे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति की दो वैज्ञानिक परिकल्पनाएं हैं। पहला स्थायी अवस्था सिद्धांत और दूसरा महाविस्फोट सिद्धांत। तो सबसे पहले स्थायी अवस्था सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार सभी खगोलीय पिंड शुरू से ही एक ही स्थिति में हैं और हमेशा उसी स्थिति में ही बने रहेंगे। फ्रेड हॉयल और जयंत नार्लिकर ने ब्रह्मांड का संशोधित प्रतिरूप प्रस्तुत किया। इनके अनुसार ब्रह्मांड का न तो आरंभ हुआ है और न ही उसका अंत होगा। ये सदैव एक जैसा ही बना रहेगा। दूसरा सिद्धांत है महाविस्फोट सिद्धांत। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोट का सिद्धांत या बिग बैंग सिद्धांत प्रचलित है और यही मान्य भी है। इस सिद्धांत के अनुसार 20 अरब वर्ष पूर्व, जब अंतरिक्ष भी नहीं था और वर्तमान ब्रह्मांड का सारा पदार्थ अत्यंत संघनित रूप में ऊर्जा की धधकती हुई एक गेंद में समाहित था, फिर अत्यंत विस्मयकारी परिस्थितियों में इस गेंद में एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ। उसका परिणाम ये हुआ कि अत्यंत गर्म और सघन पदार्थों से पूरा अंतरिक्ष भर गया। अनुमान है कि उस समय ब्रह्मांड का तापमान 10 अरब डिग्री सेल्सियस रहा होगा। जब तापमान कम हुआ तो हाइड्रोजन और हीलियम के अणुओं का निर्माण हुआ। आपसी गुरुत्वाकर्षण के कारण गैस ने लघु पिंडों का आकार लेना शुरू किया। 5 अरब वर्ष बाद इन पिंडों ने घनीभूत होकर ब्रह्मांड के वर्तमान स्वरूप, इसकी मंदाकिनियों और तारों का निर्माण किया। प्रश्न उठता है कि तारे किसे कहते हैं? तो गैसीय द्रव्य के उष्ण व स्वयं दीप्तिमान ब्रह्मांड में स्थित खगोलीय पिंड जो प्रकाश तथा विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न करते हैं, वे तारे कहलाते हैं। इनकी ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय यानी एटॉमिक होता है। गैलेक्सी का 98% भाग इन्हीं तारों से बना है। भार के अनुसार तारों में 70% हाइड्रोजन, 28% हीलियम, 1.5% कार्बन नाइट्रोजन नियॉन और 0.5% लोह एवं निकेल जैसे भारी तत्व मिलते हैं। तारे गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे से आपस में टकराते हैं और तारों की नाभिकीय ऊर्जा धीरे धीरे प्रकाश ऊर्जा में बदलती रहती है और अंत में तारे नष्ट हो जाते हैं। सूर्य भी एक तारा है जो पृथ्वी के सबसे निकट है। प्रत्येक तारा स्वयं की चमक से चमकता है, जबकि ग्रह एवं चंद्रमा आदि सूर्य की रोशनी पाकर चमकते हैं। ज्यादातर तारे सूर्य से कई गुना बड़े हैं, पर अत्यधिक दूर होने के कारण छोटे नजर आते हैं। अब हम ब्लैक होल, जिसे कृष्ण विवर भी कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे। ब्लैक होल बनने का कारण है तारों की ऊर्जा का समाप्त हो जाना। प्रत्येक तारा लगातार ऊर्जा की बड़ी मात्रा उत्सर्जन करता रहता है
और निरंतर सिकुड़ता जाता है। लगातार ऊर्जा उत्सर्जन के कारण एक समय ऊर्जा समाप्त हो जाती है और तारों का दहन बंद हो जाता है। धीरे धीरे ठंडा होकर पहले एक श्वेत छोटे पिंड में और अंत में या आंखों से न दिखने वाले ब्लैक होल या कृष्ण विवर में बदल जाता है। तो ये था ब्लैक होल। अब तारामंडल। आकाश के निश्चित क्षेत्र में स्थित तारों का झुंड जो किसी विशेष आकृति की बाह्य रूपरेखा को स्पष्ट करता है, वो तारामंडल कहलाता है। ये भौतिक रूप से एक दूसरे से अलग हैं, किंतु इनमें गहरा संबंध है। सप्तर्षि तारा। सप्तर्षि तारों का नाम भारत के ऋषियों के नाम पर है, जो इस प्रकार है: कश्यप, भारद्वाज, अत्रि, विश्वामित्र, गौतम, वशिष्ठ और जमदग्नि। ग्रीक ग्रंथों के अनुसार इनके नाम हैं अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एपिसिलोन, एटा और जेटा। अब ध्रुव तारा। यह वह तारा है जो हमेशा उत्तर दिशा में चमकता है। यह किसी भी स्थान पर दिशा व ऊंचाई ज्ञात करने के लिए काम आता है। यह लिटिल बियर या अर्सा माइनर तारा समूह का एक सदस्य है। गैलेक्सी। तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई देता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की प्रारंभिक गैस पुंज है, वह गैलेक्सी कहलाता है। अरबों वर्ष आयु वाली आकाश गंगाओं को आकाश गंगा न कहकर गैलेक्सी या दीर्घिका कहते हैं। संपूर्ण सौर मंडल करोड़ों गैलेक्सी का बना होता है। अमेरिका के खगोल शास्त्रियों ने 10 नई गैलेक्सी की खोज की है। आकाश गंगा। हमारी आकाश गंगा भी एक गैलेक्सी ही है। रात में आकाश में एक क्षितिज से दूसरे क्षितिज तक दिखने वाली चौड़ी चमकीली पट्टी जो पृथ्वी से नदी के समान आकाश में दीप्तिमान पट्टी के समान दिखाई पड़ती है, वह आकाश गंगा कहलाती है। आकाश गंगा में लगभग 1 खरब तारे हैं। हमारा सौर परिवार आकाश गंगा का सदस्य है। इस अति विशाल आकाश गंगा में क्या है? इसमें है भिन्न भिन्न प्रकार के तारे, असंख्य तारों का समूह, प्रचंड वेग के बादल, हाइड्रोजन गैस के बादल, धूल के कण, अंतरतर्कीय द्रव्य, गोलाकार तारों का गुच्छा आदि। आकाश गंगा में 1 अरब तारे ऐसे हैं जिनका वर्गीकरण रंग के आधारों पर, तापमान के आधार पर और चमक के आधार पर किया जाता है। रंगों में लाल, पीले, नीले और श्वेत तारे हैं। इस तरह महाविस्फोट अर्थात बिग बैंग 1 सिद्धांत के आधार पर विराट ब्रह्मांड का निर्माण और विस्तार हुआ। अब बिग बैंग 2 के महाप्रयोग से नई नई खोजों के परिणाम संसारवासियों के समक्ष आएंगे, क्योंकि ब्रह्मांड की कथा सूक्ष्म से सूक्ष्म और विराट से विराट है। अब ब्रह्मांड में जीवन। संपूर्ण ब्रह्मांड में पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन पाया जाता है। पृथ्वी के आयु का आकलन हिंदू ऋषि मुनियों ने ज्योतिष गणना के आधार पर किया था।
जिसका विस्तृत वर्णन हमारे वैदिक तथा पौराणिक ग्रंथों में दिया गया है। इस गणना के अनुसार 360 दिन का समय एक मानव वर्ष निर्धारित किया गया था। 360 मानव वर्ष का एक दैव वर्ष माना गया तथा 4800 दैव वर्ष का समय एक युग माना गया। 4 युग का समय एक महायुग मानकर संपूर्ण सृष्टि की अवधि निर्धारित की गई। इस गणना के आधार पर पृथ्वी की आयु 1,98 करोड़ के लगभग माना गया था, किंतु वैज्ञानिक गणना के अनुसार पृथ्वी की आयु 5 अरब वर्ष मानी गई है। इस पृथ्वी पर मानव जीवन का विकास लगभग 15 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। वेदों और पुराणों के अनुसार ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना की थी। प्राचीन यूनानी धारणा के अनुसार जीवन बाह्य अंतरिक्ष से बीजाणुओं के रूप में पृथ्वी पर आया। ताप और नमी के अनुकूल परिस्थितियों में इन बीजाणुओं ने प्रथम जीवन को जन्म दिया। एक प्राचीन मान्यता यह है कि जीवन अपने विभिन्न रूपों में ईश्वरीय आदेश से एकाएक उत्पन्न हो गया। यह तब तक चलता रहेगा जब तक यह संसार समाप्त नहीं हो जाता। विभिन्न वैज्ञानिकों की अलग अलग मान्यताएं हैं। मिस्र के वैज्ञानिक स्वीकारते हैं कि जीव स्वतः जनन की विधि से उत्पन्न होते हैं, पर फ्रांस के वैज्ञानिक लुई पाश्चर ने प्रतिपादित किया कि जीवन से ही जीवन की उत्पत्ति होती है। ब्रिटेन के जीव वैज्ञानिक हेल्डन और रूसी जीव विज्ञानी ओपेरिन दोनों ने बताया कि जीवन जड़ पदार्थों के कार्बनिक अणुओं से उपजा है। आज से 5 अरब वर्ष पूर्व जब पृथ्वी सूर्य से अलग हुई थी, तब उसमें विभिन्न तत्व वाष्प अवस्था में थे। पृथ्वी के ठंडे होने पर लोहे, निकेल आदि पृथ्वी के केंद्र भाग में चले गए तथा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड से वायुमंडल निर्मित हुआ। वाष्पपुंजों से बने बादलों से अनवरत वर्षा हुई और पृथ्वी ठंडी हो गई। उस पर पर्वतों, नदियों और सागरों का निर्माण हुआ। खनिज लवण घुलकर समुद्र में पहुंचे और यौगिक रासायनिक संश्लेषण से समुद्र में प्रथम जीव का निर्माण हुआ और फिर जीव कोशों से सारे संसार के जीव जंतुओं का विकास हुआ। पहले एक कोशीय जीव और उनके मिलने से संयुक्त कोशीय जीव निर्मित हुए। जीवों में होने वाला परिवर्तन जैव विकास कहलाता है। जैव विकास धीमी गति से होने वाला क्रमिक परिवर्तन है जो पूर्व काल से चला आ रहा है और निरंतर जारी है। प्राकृतिक विकासवाद की समुचित व्याख्या चार्ल्स डार्विन ने की। उनके सिद्धांत को प्राकृतिक वर्णवाद के नाम से जाना जाता है। डार्विन ने प्रमाणित किया कि जीवधारियों में संतानोत्पत्ति की स्वाभाविक इच्छा तथा अपार क्षमता होती है, पर प्रकृति उन्हें बराबर नियंत्रित करती रहती है ताकि संख्या का संतुलन सदैव बना रहे। प्रकृति में विभिन्न जीवों की संख्या में संतुलन के लिए जीवन संघर्ष चलता रहता है। यह जीवन संघर्ष भी 3 प्रकार का होता है। एक अंतर्जातीय, दूसरा आंतरजातीय और तीसरा पर्यावरणीय। अंतर्जातीय संघर्ष एक ही जाति तथा वर्ग में चलता है, जैसे मनुष्य का मनुष्य के साथ, बंदर का बंदर के साथ आदि। इन्हें अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए
पग पग पर संघर्ष करना पड़ता है। और आंतरजातीय संघर्ष भिन्न भिन्न जातियों या वर्गों के जीवों में होता है, जैसे सांप और नेवले के बीच में या बिल्ली और चूहे के बीच में। इसमें एक जीव अपने शत्रुओं से अपनी रक्षा करने का प्रयत्न में रहता है और दूसरा हमेशा शिकार की टोह में रहता है। और अंतिम है पर्यावरणीय संघर्ष। पर्यावरणीय संघर्ष प्राकृतिक वातावरण एवं परिस्थितियों के साथ होता है। जीवों को दैहिक, दैविक और भौतिक शक्तियों या आपदाओं से जूझना पड़ता है। सर्दी, गर्मी, आंधी, तूफान, सूखा, बाढ़ या अन्य विपदाएं जीवों के समक्ष आती हैं और इन विपदाओं के संघर्ष में कई जीवित रहते हैं और कई समाप्त हो जाते हैं। ये तीनों प्रकार के संघर्ष सदैव चलते रहते हैं और इस प्रकार जीवन में संतुलन बना रहता है। तो ये था ब्रह्मांड और जीवन।